हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज फिर साइंस की टॉपिक में अपन विद्युत का क्लास ही लेंगे। विद्युत के कुछ टॉपिक बच चुका था, वो आज अपन कंप्लीट करेंगे विद्युत के चैप्टर में। विद्युत में अपन ने देख लिए थे कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। आज अपन बात करेंगे कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ब्रह्मांड में, विश्व में जितनी भी पदार्थ हैं सभी में कहीं न कहीं प्रतिरोध के गुण है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। इस तरह से अपन देखें तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है क्या, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के कुछ नियम भी होते हैं, वो नियम क्या है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रतिरोध के नियम। पहला नियम क्या है कि यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो किसी भी चालक पदार्थ की लंबाई, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो किसी भी चालक पदार्थ के प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, यदि उनकी लंबाई बढ़ा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, यदि हम उसकी क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बात करता हूं, यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोध, पदार्थ की लंबाई की बात करें, पदार्थ की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी पदार्थ की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, अर्थात L समानुपाती R की बात करेंगे। ठीक है, और यदि पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसी भी चालक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, चालक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है दोस्तों। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे भी जाते हैं पेपर में। चालक पदार्थ का यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, आपको बताना है घटेगा। और यदि चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उनकी प्रतिरोध भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी है, इसमें से नियम आ जाते हैं। सॉरी, नियम की बात करें, तीसरा नियम हो इसमें कि यदि चालक पदार्थ पर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये अपन ने जो प्रीवियस क्लास में जो अपन डिस्कस किए थे प्रतिरोध के बाद हमने बता दिया आपको प्रतिरोध के नियम। क्या बता दिए दोस्तों, प्रतिरोध के नियम। तो ये प्रतिरोध के 3 नियम हो गए, ये 3 नियम होना जरूरी। पदार्थ, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उनके आकार, क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है उस चालक पदार्थ के आकार, क्या कहते हैं अपना आकार, ताप और लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए अब अपन डिस्कस करेंगे, जो नए टॉपिक आ जाते हैं वो आते हैं विद्युत जनित्र की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, विद्युत जनित्र की। विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेटर की बात करेंगे, या इसे हम अथवा कह के डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमो।
इनसे भी क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं पेपर। नॉर्मली समान विज्ञान में यदि आपसे विद्युत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो इन चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं। सबसे पहले डायनेमो या विद्युत जनित्र क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्या कहलाती है? डायनेमो कहलाती है। डायनेमो कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डायनेमो कहलाती है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, डायनेमो या विद्युत जनित्र कहलाती है। ये तो एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट में हमेशा आपसे पूछा जाता है डायनेमो क्या करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। डायनेमो में स्थायी चुंबक होता है। कौन सा चुंबक होता है दोस्तों? स्थायी चुंबक होता है। और भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डायनेमो किस पदार्थ का बना होता, किस धातु का बना होता, तो डायनेमो बनाने के लिए डायनेमो कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन, डायनेमो कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन से पदार्थ से बनाया जाता है। जिनमें किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि कास्ट स्टील और अथवा कास्ट आयरन में विद्युत चुंबक यानी चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, चुंबकशीलता का मान अधिक होता है। इसीलिए हम डायनेमो बनाने के लिए कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन पदार्थ का प्रयोग करते हैं। और भी कोई पूछ ले कि डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता? दोस्तों डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर व्हीकल्स में, गाड़ी में, हर किसी प्रकार के जो नॉर्मल 2 व्हीलर्स हो जाते हैं, 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ी है उनमें डायनेमो, जहाँ डायनेमो है वो मोटर व्हीकल्स, विभिन्न प्रकार के व्हीकल्सों में, वाहनों में अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग के रूप में। किसके रूप में? तो हम लिख सकते हैं सामान्यतः इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? डायनेमो का प्रयोग। आपसे ये पूछ लिया जाए कि नॉर्मली डायनेमो क्या है, तो आराम से बता सकते हो, यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाली छोटे आकार का मशीन, यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाले छोटे आकार की मशीन को हम डायनेमो कहते हैं। और बड़े ऊर्जा पैदा कर देता तो वो हमारे पास जनित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनरेटर कहते हैं। जिस तरह से हम शादी ब्याह में जो यूज करते हैं नॉर्मली
पावर कट रहा था, मेन सप्लाई नहीं ले पाते हैं, तो अपन जो आपातकालीन स्थिति में डेकोरेशन लाइट वगैरह को जो देने के लिए अपन पावर सप्लाई के लिए जो उपयोग लिया जाता है वो जनित्र का ही उपयोग लिया जाता है, जनरेटर का ही उपयोग लिया जाता है। वो क्या पैदा करता है? डीसी पैदा करता है दोस्तों, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जनित्र किस प्रकार की पावर सप्लाई पैदा करता है, किस प्रकार का पावर होता है, तो उसके पास डीसी होते हैं, डीसी पे कार्य करता है, यानी डीसी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी यदि आपसे, तो बड़ी आकार के मशीन को हम जनित्र कहते हैं और छोटे आकार के मशीन को हम डायनेमो कहते हैं। तो नॉर्मली डायनेमो के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि डायनेमो में किस प्रकार के चुंबक होते हैं, आपको बताना स्थायी चुंबक होते हैं, यानी परमानेंट चुंबक होते हैं। इसमें अस्थायी नहीं, स्थायी यानी परमानेंट चुंबक के गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम उसको किस पदार्थ से बनाते हैं? कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन से बनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो मोटर वाहनों, विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों में हम किसके लिए करते हैं? बैटरी चार्जिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। यदि इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली छोटे से भाषा में, यदि कोई पूछे कि हमें बता दो कि डायनेमो क्या है, तो आपको छोटे से परिभाषा में डायनेमो के बारे में बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाले छोटे आकार के जो होते हैं मशीन, वो डायनेमो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छोटे आकार, डायनेमो कहलाते हैं। चलिए, तो अब अपन वो छोटे आकार वाली भी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा से क्या? यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाले छोटे आकार की मशीन, छोटे आकार की मशीन क्या? छोटे आकार के मशीन को क्या कहते हैं? डायनेमो कहलाती है, डायनेमो कहलाती है। और बड़े आकार के मशीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनित्र कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम शादी ब्याह के अंदर डेकोरेशन लाइट को पावर देने के लिए हम नॉर्मली प्रयोग में लेते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता, तो आप आसानी से बता सकते हो कि डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और ये एसएससी वगैरह जो हायर लेवल के पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड लेवल के जो पेपर आते हैं उनमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि डायनेमो क्या करती है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के वाहनों के अंदर बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें किस प्रकार के चुंबक पाए जाते हैं, स्थायी चुंबक पाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। यही क्यों प्रयोग करते हैं, ये इसलिए प्रयोग करते हैं कि इनमें चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, चुंबकशीलता का मान अधिक होता है, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली, यदि एक लाइन में पूछे आपको डायनेमो क्या होता, तो आप वन लाइनर परिभाषित भी कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, सिर्फ एक लाइन में, कि यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाले छोटे आकार के जो मशीन होते हैं उसको क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डायनेमो कहते हैं। अब यदि पूछ लिया जाए इनसे थोड़े से लेवल, क्वेश्चन का लेवल ऊपर हो, तो आप आसानी से बता सकते हो कि डायनेमो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत किसने दिया, फैराडे ने दिया था दोस्तों। तो ये छोटे से लेवल के क्वेश्चन। अब ये यदि पूछ लिया जाए कि ये सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं ये सिद्धांत का मतलब क्या होता है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस तरह से दिया, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में
इस प्रकार गतिमान करवाया जाता है कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। उससे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। रिवीजन का मतलब क्या, रिपीट करना होता है ताकि आपको दोबारा याद हो जाए कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत क्या है तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत क्या पैदा हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना डायनेमो की बात। अब बात करेंगे हम विद्युत मोटर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, विद्युत मोटर की बात करेंगे कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर होते हैं। ठीक है ना। बेसिकली सिर्फ अपने जो समान विज्ञान के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। सिर्फ यही आपसे पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछे जाते। तो अपन छोटे लेवल की बात करेंगे, अंदर इसके विस्तृत अध्ययन नहीं करना चाहेंगे अपन ताकि टाइम वेस्ट होगा। तो इससे मैं आपको बता दूं कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, यह एक विद्युत यांत्रिक मशीन यानी यंत्र है। ठीक है। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। रूपांतरित की बात करें या बदल देती है। ठीक है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित या बदल देती है। क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत मोटर नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हो ये एसी मोटर भी होता है और डीसी मोटर भी होता है। ठीक है ना। एसी डीसी दोनों मोटर हमारे सामान्य लाइफ में भी प्रयोग आते हैं, कल कारखानों में भी प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक इन सब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अब अपन बात करें कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है अर्थात खिंचाव का मतलब क्या, इन दोनों के पास इन दोनों के, यानी अपन इनमें बात करेंगे तो कि जो कपल पॉइंट होते हैं उनमें एक टॉर्क पैदा होता है, एक घुमाव बल पैदा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, खिंचाव बल। इस खिंचाव बल के कारण एक दूसरे विपरीत के एक यदि चालक के अंदर जो बल पैदा हो घुमाना चाहता होगा दूसरे फोर्स लगाकर, तो आप उसको कह सकते हो आसानी से कि ये इस प्रकार से काम कर रही है। किस प्रकार से काम कर रही है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। नॉर्मली जो इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं वो क्वेश्चंस बन के आते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करती है, तो आप कह सकते हो ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबक का खिंचाव का सिद्धांत क्या है, तो आपको आसानी से बताना है कि यह सिद्धांत है कि इनमें एक प्रकार का टॉर्क पैदा होता है, घुमाव बल पैदा, तो जो विद्युत उत्पन्न कर देता है, जो ऊर्जा उत्पन्न कर देता है वही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे जो विद्युत के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है फ्यूज की।
वो फ्यूज भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूज से सबसे ज्यादा संबंधित क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फ्यूज की बात कर रहे हैं। फ्यूज क्या है दोस्तों, कहां प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार ये काम करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वैद्युतिक परिपथ में ओवरलोड करंट के प्रवाह को रोकने के लिए, प्रत्येक विद्युत परिपथ में ओवरलोड करंट के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, हम फ्यूज कहते हैं। यानी सीमित धारा से, निर्धारित धारा से अधिक धारा प्रवाह होने लगे तो उसे रोकने के लिए विद्युतीय परिपथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। यानी हम परिपथ के साथ क्या लगाते हैं, हम फ्यूज लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, फ्यूज। नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत परिपथ में अधिक या ओवरलोड, अधिक धारा प्रवाह होने से रोकता है। क्या करता है, रोकता। आपसे कोई पूछ लिया जाए फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्रवाह होने से रोकता है, या अधिक धारा प्रवाह होने को रोकता है, ठीक है दोस्तों, रोकता है। या ओवर यानी सीमित धारा, जो धारा निर्धारित है उस धारा से अधिक विद्युत धारा यदि प्रवाह हो रही है उस विद्युत परिपथ के अंदर, तो उसे रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुरक्षा के रूप में हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं, हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि फ्यूज किसका बना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि फ्यूज किसका बना होता है, ठीक है। फ्यूज एक मिश्र धातु का बना होता है, फ्यूज एक मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये मिश्र धातु के रूप में क्या क्या होता है, सबसे नंबर 1 फ्यूज बना होता है किस प्रकार के पदार्थों से, तो अपन क्या बताएंगे, मिश्र धातु से बना होता है। इस मिश्र धातु के रूप में हम किन किन प्रकार के धातु का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना, हम टीन का प्रयोग करते हैं और हम सीसा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। टीन और सीसा मिश्र धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या बनाने के लिए, फ्यूज बनाने के लिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसे बनाने के लिए जो आप टीन और सीसा का प्रयोग करते हैं तो दोनों का अनुपात कितना होता है, कितने अनुपात में मिलाकर हम इसको तैयार करते हैं फ्यूज वायर, ठीक है ना। तो फ्यूज वायर जो आप तैयार करते हो बनाने के लिए, उनमें टीन और सीसा जो लेते हो उसमें टीन का 63% लिया जाता है, 63%, और सीसा का यहां पे लेते हैं 37%। इन दोनों के मिश्रण से हम क्या तैयार करते हैं, फ्यूज वायर तैयार करते हैं, यानी फ्यूज तार प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कितने एम्पियर तक कर लिए, तो 10 एम्पियर तक की आप बात करें तो फ्यूज तार जो बना होता है वो इस मिश्र धातु के बने होते हैं। कितने एम्पियर तक के लिए बात कर रहा मैं, 10 एम्पियर तक के जो फ्यूज वायर बनाए जाते हैं उनके लिए मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, वो टीन और शीशा का प्रयोग करते हैं, और दोनों का जो अनुपात होता है वो 63 और 37 का अनुपात में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्यूज तार। इनके अलावा फ्यूज तार बनाने के लिए हम किसका, एल्युमिनियम का और तांबा का भी अधिक प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका, एल्युमिनियम और तांबा का, इन सब का भी अधिक फ्यूजिंग धारा
मान के लिए हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम या तांबा, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस फ्यूज की, किसकी, इस फ्यूज की, तो आपको बताना है इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता जो होता है वो हमेशा एम्पियर में व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त किया जाती है? एम्पियर में। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता एम्पियर में व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? एम्पियर। आप कहीं भी जाते हो फ्यूज लेने के लिए तो आपसे ये पूछा जाता है कितने एम्पियर तक की आपको फ्यूज की आवश्यकता है, तो आपको बताना है कि 10 एम्पियर तक, 15 एम्पियर तक, 20 एम्पियर तक, जितने एम्पियर तक की आपकी फ्यूज की आवश्यकता होती है उतनी एम्पियर तक की आप फ्यूज मार्केट से परचेज करते हो। तो किसमें मांगते हो आप उनको? एम्पियर में मांगते हो। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है? एम्पियर में। इनकी रेटिंग निर्धारित की जाती है, किसमें रेटिंग निर्धारित की जाती है? तो एम्पियर में रेटिंग इनका निर्धारण किया या निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा इनसे एक और क्वेश्चंस बन के आते हैं कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आपको बताना है कि फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। ये भी क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या? फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कि फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो आपको बताना है कि फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज की विशेषता क्या होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान में। यदि विद्युत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो उनमें जो पहला क्वेश्चन यदि फ्यूज से पूछ लेता तो वो ये पूछ लिया था कि इनकी विशेषता क्या है। विशेषता, फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जिसके लिए हम उनको अपने विद्युत परिपथ में प्रयोग करते हैं, अपने घरों में प्रयोग किया जाता है सुरक्षा कवच के रूप में। ये एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। अचानक धारा का, विद्युत धारा का बढ़ जाना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इनके कारण हमारे जितने भी विद्युत उपकरण हैं, यंत्र हैं, सारे फूंक सकते हैं, जल सकते हैं। इन्हें बचाने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा अधिक, सीमित धारा से अधिक, यदि अधिक धारा प्रवाहित होने लगे तो उन्हें, उनसे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। और हम फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूज को वैद्युतिक परिपथ के किस क्रम में जोड़े जाते हैं, आपको कैसे जोड़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्यूज की विशेषताएं। विशेषताएं, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि फ्यूज की विशेषताएं क्या है, तो इनकी विशेषता है कि प्रतिरोध उच्च होनी चाहिए और गलनांक निम्न होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और पेपर में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फ्यूज की विशेषताएं होनी चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं। गलनांक उच्च होना चाहिए, दूसरा प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तीसरा गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, चौथा गलनांक भी उच्च होना चाहिए और प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए। तो आपको 4 में से एक ऑप्शन बेहतर है जो उनके लिए सही है। वो कौन सा है? तो फ्यूज का गलनांक निम्न और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। इस पे आपको टिक लगाना दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए फ्यूज को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी जोड़ना हो तो किस क्रम में जोड़ेंगे, तो फ्यूज को लाइन के
श्रेणी क्रम में, फ्यूज को लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिया। यदि कोई पूछ लिया जाए कि फ्यूज को किस तरह से जोड़ते हैं, तो आप फ्यूज के बारे में भी बता सकते हो कि फ्यूज को हम जोड़ते हैं लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज की विशेषताएं क्या है, तो आप ये भी बता सकते हो कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। इनके अलावा यदि आपसे कोई पूछ ले कि फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता था, आप आसानी से बता सकते हो कि फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज का निर्धारण या रेटिंग निर्धारित करते हो, किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, तो विद्युत धारा वहन क्षमता के अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं और इनका जो व्यक्त किया जाता है वो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। फ्यूज विभिन्न प्रकार के होते हैं, कट आउट फ्यूज होते हैं, किटकैट फ्यूज होते हैं, कार्टिज फ्यूज होते हैं, HRC फ्यूज होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार MCB, वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी एक प्रकार का फ्यूज का रूप है। ये विभिन्न प्रकार के फ्यूज अपन यूज करते हैं। नॉर्मली जो गांव घर में जो यूज किया जाता था, पहले की बात करें, अभी भी कहीं न कहीं मेन पावर सप्लाई के पास में कट आउट फ्यूज होता है, तो चिमनी का वो इंसुलेटर का बना होता था उसका आवरण, और उसके अंदर अपन एक सिंगल मोटे पतले तार का प्रयोग करते थे सिर्फ फ्यूज के रूप में। वो तांबे का होता था या एल्युमिनियम का होता था, ठीक है दोस्तों। उनको हम फ्यूज के रूप में हम एक सिरा से दूसरे सिरा को बांधकर और कैप में लगा देते थे, तो वो फ्यूज हो जाते थे। अब मैं बात करूंगा स्विच की। स्विच का मतलब क्या होता है? कुंजी। उनकी बात करेंगे कि स्विच किस प्रकार से कार्य करता है। नॉर्मली जो अपन घर में ऑन ऑफ करने के लिए जो बोर्ड में लगाते हो आप, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो लगा होता है, फैन चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, ट्यूबलाइट चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए जो एक प्रकार का युक्ति प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच। और आप अपनी भाषा में तो स्विच की बात करो, लेकिन नॉर्मली इसका हिंदी में हम कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी भी कहते हैं। तो ये स्विच क्या है? स्विच किस तरह से कार्य करता है? तो प्रत्येक वैद्युतिक परिपथ विद्युत धारा रोकने वाली जो युक्ति होता वो स्विच कहलाती है। यदि प्रत्येक वैद्युतिक परिपथ विद्युत धारा रोकने वाली युक्ति है, वो क्या कहलाता? स्विच कहलाता। और ये परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं? ये विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। वो जो टर्मिनल जो बने होते हैं वो हो सकते हैं आपके तांबा का बना हो या एल्युमिनियम का बना हो। स्विच के जस्ट स्विच के जो पीछे, ये तो स्विच हो गया, ऑन ऑफ करते हो, और इसके पीछे जो दो पॉइंट जो बने होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ जो बने होते हैं, एक होता धनात्मक, दूसरा होता ऋणात्मक। तो हम स्विच को जोड़ते धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते। वैद्युतिक परिपथ के अंदर धनात्मक टर्मिनल से हम स्विच को जोड़ देते हैं। और स्विच का जो अंदर का जो टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है पॉइंट, जो दो टर्मिनल होते हैं वो तांबे या एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और स्विच का ऊपरी बाहरी वाली जो भाग होते हैं, जिसको आप टच करके ऑन ऑफ करते हो, ऊपर नीचे करते हो, ऊपर इस तरह से ऑन कर दिए, नीचे ऑफ कर दिए, ऑफ ऑन करते, वो इंसुलेटिंग पदार्थ के बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट, ठीक है ना। बेकेलाइट का, सॉफ्ट बेकेलाइट का वो तैयार किया जाता है। उनके पीछे जो टर्मिनल पॉइंट बने होते हैं वो बने होते हैं तांबे या एल्युमिनियम के बने होते हैं। उनमें दो पॉइंट होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो स्विच हमेशा विद्युत परिपथ के धनात्मक टर्मिनल से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए अपन अब बात करते हैं स्विच की। स्विच
क्या कहा, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए स्विच क्या था, आपको बताना प्रत्येक वैद्युतिक परिपथ के अंदर जितने भी विद्युत परिपथ होता है उन विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना हो या चालू करना हो, उनके लिए हम एक ऐसी युक्ति का प्रयोग करते हैं जो आसानी से रोक सके, वो क्या है, स्विच है। तो आपसे कोई पूछ लेते हैं इनकी परिभाषा, क्या बताना कि प्रत्येक वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को चालू करने के लिए अथवा रोकने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है जो आसानी से कार्य कर सके ऑन ऑफ मोड में, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्विच। ठीक है ना। विद्युत परिपथ में किसको रोकने के लिए, विद्युत धारा प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को चालू करने अथवा रोकने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। डिवाइस, युक्ति का मतलब डिवाइस, युक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम स्विच कहते हैं, जिसे हम स्विच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्विच कहते हैं। ये जो स्विच होता है उनका बाहरी आवरण किसका बना होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ का बना होता है। इंसुलेटिंग पदार्थ का मतलब क्या, अचालक पदार्थ का बना होता है दोस्तों। किसका, अचालक पदार्थ में, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है दोस्तों। और इनका अंदर का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो किसका बना होता है, वो टर्मिनल बना होता है इनके तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि आपको किस तरह से जोड़ा जाता है स्विच को, तो आपको बताना है कि ये परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। मैं लिख देता हूं, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। और ये टर्मिनल जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, वो मैंने बता दिया को टर्मिनल तो तांबे या एल्युमिनियम के बने होते हैं। उनकी बाहरी आवरण, जो स्विच का बाहरी आवरण तो किसका होता है, बेकेलाइट। ठीक है ना। और सॉफ्ट बेकेलाइट होता है जो इंसुलेटिंग पदार्थ कहलाता है, यानी अचालक पदार्थ जिनको छूने से हमें किसी प्रकार की धारा का प्रवाह हमारे शरीर में नहीं होता, ना हमें झटका लगता है ना झटका महसूस होता है। ठीक है ना। तो स्विच का प्रयोग कहां करते हैं, विद्युत परिपथ के अंदर धारा के प्रवाह को चालू करने के लिए या रोकने के लिए। जब इच्छा होगा तब मैं मोटर चलाऊंगा, जब इच्छा होगा तब मैं फैन चलाऊं, जब मेरी इच्छा हो तो मैं टीवी चलाऊं। इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम वहां पे एक बोर्ड के माध्यम से वहां पे स्विच लगा देते हैं और स्विच ऑन ऑफ करके हम आसानी से किसी भी विद्युत उपयंत्र उपकरण का हम मजा लेते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं। ठीक है ना, या एंटरटेनमेंट करते हैं दोस्तों। चलिए, ये तो बात हो गई अपने किसकी बात हो गई, स्विच की बात हो गई। स्विच से आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्विच को भी अपन जब मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो स्विच भी कहता है कि कितने एम्पियर की स्विच चाहिए, तो 5 एम्पियर की भी स्विच लेते हो जो घरेलू उपकरण के लिए प्रयोग करते हो। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि घरेलू उपकरण को ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए हमें स्विच का जो प्रयोग किया जाता है उनका रेटिंग होता है, वो कितने एम्पियर तक के लिए जाते हैं, तो आपको बताना है 5 एम्पियर तक के लिए। 5 एम्पियर तक के स्विच का प्रयोग हम घरेलू उपकरण को ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात कर दे पंखा की बात कर दे, ट्यूबलाइट की बात कर दे, रेडियो, टीवी इत्यादि, ये सारे के सारे हम 5 एम्पियर के स्विच से ऑपरेट करके चला सकते हैं। और 15 एम्पियर का जो स्विच होता वो 15 एम्पियर के स्विच के माध्यम से हम हीटर, कूलर, फ्रिज, एसी इस तरह के उपकरण को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और इनके जो होते अनेक रूप होते हैं स्विच के,
अनेक प्रकार होते हैं। ये इनका भी आपसे कोई पूछ लिया जाए कि करंट कैपेसिटी के अनुसार स्विच कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है करंट कैपेसिटी के यानी धारा बहने की क्षमता के अनुसार, करंट कैपेसिटी के अनुसार स्विच कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि इनके अनुसार विद्युत धारा वहन करने के कारण या विद्युत धारा की आवश्यकता के अनुरूप जो हमें स्विच का प्रयोग किया जाता है वो सिंगल वे स्विच भी होता है, टू वे स्विच भी होता है, बटन स्विच, पुश बटन स्विच होता है, रोटरी स्विच होती है, विभिन्न प्रकार के स्विच होते हैं। अपन जो नॉर्मली जो घरों में प्रयोग करते हैं वो बटन स्विच का प्रयोग करते हैं और सिंगल वे स्विच प्रयोग करते हैं। सिंगल पोल वाली, डबल पोल वाली भी होती है, ट्रिपल पोल भी होती है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा वहन क्षमता और विद्युत परिपथ के प्रयोग के अनुसार हम क्या करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको ये बात बताना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्विच की बात। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की। ये भी सामान्य विज्ञान के तहत पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। नॉर्मली ट्रांसफार्मर के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकती विद्युत परिपथ के अंदर। आधा से अधिक काम तो हमारे ट्रांसफार्मर ही कार्य को संपादित कराते हैं। दोस्तों हमारे जैसे हमें चाहिए 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, वो हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम कम करते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर एक एस्थेटिक युक्ति होता है, अंग्रेजी में हम इसे परिणामित्र कहते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर हिंदी में इसे हम कहते हैं परिणामित्र। क्या कहते हैं दोस्तों, परिणामित्र, यानी दो मित्रों की सहायता से परिणाम देने वाला युक्ति क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता। दो मित्रों की सहायता से परिणाम देने वाला, रिजल्ट घोषित करने वाला युक्ति क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये परिणामित एक एस्थेटिक युक्ति होती है। एस्थेटिक युक्ति का मतलब क्या, इनमें कोई भी पार्ट चलने वाला नहीं होता, मूवेबल पार्ट नहीं होता। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है, तो आपको बताना यह एक एस्थेटिक युक्ति है। एस्थेटिक युक्ति का मतलब इनमें किसी स्थिर, इनमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होता, चलायमान नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न यानी निम्न एसी वोल्टेज में बदलना, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना, ये इनका मुख्य कार्य है। यानी एसी वोल्टेज का ये निम्न है तो उच्च कर देंगे, उच्च है तो निम्न कर देंगे। कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ही जाता है, पूछे ही जाते हैं और आपको अटेम्प्ट करना है। जानना आपको जरूरी है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। पावर सप्लाई से लेके अपने डिस्ट्रीब्यूटर यानी घर तक, कस्टमर तक, ग्राहक तक, उपभोक्ता तक, उपभोगी तक, जो अपन उपभोगी में, यहां तक ट्रांसफार्मर का मुख्य रोल होता है। और यहां तक आपको इच्छा के अनुसार आपको 12 वोल्ट चाहिए तो आप ट्रांसफार्मर की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हो। 220 वोल्ट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके आप 12 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 110 वोल्ट, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये किसकी सहायता से कन्वर्ट कर सकते हो, हम ट्रांसफार्मर की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को ये उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है, ये इसका मुख्य कार्य। यदि पूछ ले कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बक फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए इन्हीं में कि ये ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार के। आपको बताना पटलित जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है नॉर्मली वो होता है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड का मतलब होता है पटलित, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, अचालक पदार्थ का हम आवरण चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, अचालक पदार्थ का आवरण चढ़ाने का मतलब हो गया लेमिनेटेड। ठीक है ना, तो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग करते हैं क्या बनाने में? ट्रांसफार्मर बनाने में। यदि वहां पे सिलिकॉन स्टील की पत्ती यदि ऑप्शन नहीं है तो आपको आएगा नर्म लोहा। क्या आएगा? पटलित नर्म लोहा। पटलित का मतलब हो गया लेमिनेटेड। पटलित नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं क्या बनाने में? हम ट्रांसफार्मर बनाने में करते हैं। ट्रांसफार्मर के इस प्रकार के कोर का मतलब क्या? आकार बनाते हैं। कोर इस नर्म लोहे की एक पत्ती बना लेते हैं, पत्ती को अपन कोर के माध्यम से आयताकार रूप में करके निर्मित करके हम ट्रांसफार्मर से कार्य लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एल आकार की क्रोड है, एल आकार की क्रोड है। क्रोड का मतलब पत्ती कोर है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने लिए 1 2 3 4 पत्तियां ले लिया और किसके बने होते हैं? नर्म लोहे की पटलित पत्ती होते हैं या सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्ती होते हैं। इनको आयताकार करो, देखो एल के आकार में भी इसी तरह से यूं ये आयताकार बनाकर और इस दोनों सिराओं पे एक भुजा इधर और दूसरा भुजा इधर, इस तरह से भुजाओं पे हम वायरिंग करके कुंडलित कर कर हम क्या तैयार कर लेते हैं? ट्रांसफार्मर तैयार कर लेते हैं। इधर से हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई दोगे और इधर से आप आउटपुट लोगे। ठीक है ना, तो ये इसे कहते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग और इसे कहते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर किससे कनेक्ट होता है? ये लोड से कनेक्ट होता है दोस्तों। किससे कनेक्ट होता है? लोड से। और ये किससे कनेक्ट होता है? सप्लाई से कनेक्ट होती है। इस तरह से आयताकार बनाकर हम ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं। नर्म लोहे, पटलित नर्म लोहे कोर को आयताकार में ढालकर और उसके ऊपर वाइंडिंग करके तांबे के तार को लपेटकर दोनों भुजाओं पर हम एक को पावर सप्लाई देते, दूसरे से लोड के रूप में निकालते हैं। तो इस तरह से बनाए थे, तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसफार्मर। चलिए, ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त अब हम बात करेंगे यहाँ पे दिष्टकारी की, रेक्टिफायर की बात करेंगे। ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यदि पूछ लिया जाए कि एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? एसी को डीसी में चेंज करना है, तो आप किस प्रकार से चेंज करोगे? तो ठीक है ना, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? दिष्टकारी। दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की बात करें, यह भी एक प्रकार का क्या है? युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है? अर्धचालक युक्ति है। आपसे कोई पूछ लिया तो क्या बताओगे? अर्धचालक युक्ति है। ठीक है ना, रेक्टिफायर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हम डायोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? डायोड का प्रयोग। और डायोड किसका बना होता है? अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है। डायोड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग। ठीक है ना, ये क्या करता है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य जो आपको मैं बता दूं, इनका मुख्य कार्य है एसी को डीसी में बदलना।
एसी को डीसी में बदलना। यदि यह कार्य एसी को डीसी में बदलने का कार्य छोटे से युक्ति के माध्यम से संपन्न होता है, रेडियो टेलीविजन वगैरह में, ठीक है ना, ट्रांसमीटर वगैरह रिसीवर वगैरह में, इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंटों पे यदि एसी को डीसी में बदलने का यदि कार्य किया जाता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं दिष्टकारी, ठीक है। आपको कहते हैं दिष्टकारी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये सप्लाई, एसी सप्लाई को किस में? डीसी सप्लाई में तब्दील कर देता है। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या? समय के साथ ये निरंतर बदलते रहती है, ऊपर गया और नीचे आया, इस तरह से एसी का ये चिन्ह हो गया, प्रतीक, ये एसी का चिन्ह हो गया, ठीक है ना। समय के साथ इनके धारा का मान बदलते रहता है, तो क्या कहलाता? ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाता। और समय के साथ यदि धारा निश्चित प्रवाहित होती है तो क्या कहलाता? डीसी कहलाता। ये डीसी का प्रतीक है और यह एसी का प्रतीक है। एसी का हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन हम डीसी का भी प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? टॉर्च के रूप में हम डीसी का ही प्रयोग करते हैं। नॉर्मली बैटरी छोटे छोटे होते हैं, वो सारे डीसी पर ही कार्य करता है, तो वो डीसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यदि कोई पूछ लिया जाए कि नहीं, मोटरों के माध्यम से और जनरेटरों के माध्यम से हमें एसी को डीसी में बदलना हो, तो हम क्या कहते हैं? तो बड़ी यंत्र जो होती है जो एसी को डीसी में बदलता है उसे हम कन्वर्टर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कन्वर्टर, जिसको कहते हैं परिवर्तक, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी मशीनों के द्वारा, बड़ी सरल यंत्र के द्वारा या बड़ी यांत्रिक मशीन के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाए तो हम उस यंत्र को, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा आपके पास कन्वर्टर यानी परिवर्तक, वो ऑप्शन होगा इन्वर्टर, ठीक है ना। इन्वर्टर का मतलब होता है प्रतिलोमक। आजकल हम प्रतिलोमक का सबसे अधिक प्रयोग अर्थात इन्वर्टर का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जहां बार बार पावर कट हो जाती है, सप्लाई कट हो जाते हैं, तो आपातकालीन स्थिति में हम घर में कंटिन्यू निरंतर सप्लाई बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पे काम करते समय व्यवधान ना उत्पन्न हो, हमेशा लाइन मुझे मिलते रहे, सप्लाई मिलते रहे घरों में, उसके लिए आजकल हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यदि ऑप्शन आ जाए तो आप वहां पे कन्वर्टर आ जाएगा, इन्वर्टर आ जाएगा, दिष्टकार, इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना है कन्वर्टर। बड़ी मशीनों के द्वारा, ठीक है ना, बड़ी मशीन है ये, बड़ी मशीनों के द्वारा एसी को डीसी में बदलना क्या कहलाता? कन्वर्टर कहलाता, जिसको हम परिवर्तक, और छोटे छोटे युक्ति के माध्यम से, जैसे डायोड के माध्यम से यदि हम एसी को डीसी में बदलते तो क्या कहते हैं? इसको दिष्टकारी कहते हैं। डायोड किसका बना होता है? डायोड बना होता है दोस्तों, ये अर्धचालक पदार्थ का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया दिष्टकारी की बात। अब यदि आपसे कोई बात कर ले कि बल्ब की बात कर ले, तो बल्ब के बारे में भी आपको बताना है। ये छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को भी अपन कंप्लीट कर दें। नॉर्मली पूछ ही लेते हैं दोस्तों कि बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, बल्ब का निर्माण किसने किया, बल्ब में फिलामेंट जो तंतु होते हैं वो किनके बने होते हैं, तो आपको ये भी बताना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। बल्ब को हम ताप दीप्ति या प्रदीप्ति कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम बल्ब कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में इंडिकेटेंस इंडिकेसेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बल्ब, बोलचाल की भाषा में हम बल्ब कहते हैं, ऐसे ही ताप दीप्ति या प्रदीप्ति या इंडिकेसेंट भी कहते हैं, इसको कैंसेंट भी कहते हैं। अब यदि कोई पूछ लिया जाए कि बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में, किस गैस के रूप में? निष्क्रिय गैस के रूप में क्या भरा होता है, तो निष्क्रिय गैस के रूप में इसमें
आर्गन भरे होते हैं दोस्तों। क्या भरे होते हैं? आर्गन। और सिर्फ लिख दे कि बल्ब में कौन कौन से गैस भरे होते हैं और वहां पे ऑप्शन मिल जाए तो आपको बताना है आर्गन भी होते हैं और नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं। आर्गन की जो मात्रा होती है वो 97% होती है और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसमें वो 3% होती है। ठीक है ना, इन दोनों का मिश्रण भरा होता है। ठीक है, अब यदि पूछ लिया जाए कि बल्ब में जो फिलामेंट बने होते हैं वो किस का बना होता है, फिलामेंट मतलब तंतु की बात, तंतु बल्ब का जो तंतु बनाता है वो किसका बना होता है? तो आपको बताना है टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है ना, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस से 3400 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना 3400 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, फिलहाल टंगस्टन का अधिकतम गलनांक कितना है? तो इनका 3400 डिग्री। ये ऑक्सीकृत ना हो, गैसें ऑक्सीकृत ना हो, इसीलिए हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब यहां पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब बनाने वाले कौन थे? थॉमस एडिसन अल्वा। किसने बनाया था? थॉमस एडिसन अल्वा ने बनाया था। किनको? बल्ब का आविष्कार किया था और इसका नाम क्या दिया इसने? ताप दीप्ति प्रदीप्ति या इंडिकेसेंट लैंप भी कहते हैं। इंडिकेसेंट लैंप, लैंप मतलब बत्ती की बात करें। इसमें जो निष्क्रिय गैस के रूप में भरा होता है वो आर्गन गैस भरा होता है। और यदि वहां पे निष्क्रिय गैस ना लिख के सिर्फ बोले कि बल्ब में कौन कौन से गैस भरा होता है तो आपको बताना आर्गन का 97% और नाइट्रोजन का 3। आर्गन और नाइट्रोजन दोनों का मिश्रण भरा होता है। इनमें फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो तंतु के रूप में हम टंगस्टन लेते हैं। टंगस्टन का जो प्रयोग करते हैं वो कोयल के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस तरह से कोयल बनाकर हम प्रयोग करते हैं बल्ब में। ठीक है ना, इस तरह से अपन प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। अपन ये क्या है? तंतु। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। इसका गलनांक कितना होता है? 3380। और 3380 ना मिले तो वहां पे अधिकतम होगा आपको 3400 डिग्री सेल्सियस। तो ये आज अपने विद्युत के चैप्टर में ये टोटल छोटे छोटे पॉइंट जो थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस की टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, न्यू टॉपिक की बात करेंगे। ये इसमें इतना ही।